Hello all, welcome to the video lecture series of Computer Architecture and Organization, and here we are in lecture number 1, that is performance assessment. So what we will discuss in this lecture, that is nothing but performance assessment. Now why we need performance assessment? Performance assessment क्या है, क्यों required है, हम किन methods या factors या parameters के through performance को assess करते हैं. परफॉर्मेंस किसके असेस कर रहे हैं? सीपीयू की, दैट इज कंप्यूटर. सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, दैट इज सीपीआर एंड मेमोरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट? तो अगर परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात करूं मैं कि आपको दो कंप्यूटर को कंपेयर करना है कि विच वन इज फास्टर. So I have taken a simple example over here, like if you are running a program on two different desktop, then you would say that the faster one is the desktop computer that gets the job done first. जो कंप्यूटर अपना काम पहले खत्म कर लेता है हम बोलेंगे हाँ जी वो फास्टर है. अगर यही चीज हम एक डेटा सेंटर की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डेटा सेंटर, देन डेटा सेंटर्स में देयर आर सेवरल सर्वर्स रनिंग जॉब सबमिटेड बाय मेनी यूजर. तो हम किसको बोलेंगे विच वन इज द फास्टर? तो फास्टर कंप्यूटर वाज द वन दैट कंप्लीटेड द मोस्ट जॉब ड्यूरिंग द डे. जो कि सबसे ज्यादा जॉब कंप्लीट कर रहा है एक दिन के अंदर, हम उसे बोल रहे हैं फास्टर कंप्यूटर. So, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन के तौर पे बात करेंगे व्हाट इज परफॉर्मेंस, हाउ वी कैन चेक परफॉर्मेंस, सो वी कैन से दैट एज इंडिविजुअल कंप्यूटर यूजर. अगर मैं अपनी बात करूं तो वी आर इंटरेस्टेड इन रिड्यूसिंग द टाइम बिटवीन द स्टार्ट एंड कंप्लीशन ऑफ अ टास्क. कोई भी आपने टास्क एक स्टार्ट किया, उसके स्टार्ट होने से कंप्लीट होने तक वो टास्क जितनी जल्दी फिनिश हो जाएगा, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अस. So that is called the execution time. The time taken between the start and completion of a task is called execution time. तो जितना एग्जीक्यूशन टाइम को हम कम कर लेंगे उतना ही हमारा सिस्टम क्या बोला जाएगा? फास्टर. So if I said that is the relation between the performance and the execution time, what we can say, that is performance is equal to 1 over execution time. That is nothing but the inversely proportional relation. अगर टाइम आप ज्यादा ले रहे हैं तो दैट मींस आपकी परफॉर्मेंस लो है, अगर आप टाइम कम ले रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा है. So अगर हम बात करते हैं there are two systems, there are two computers x and y, and I have written performance of x is greater than performance of y. Simply performance of x is greater than performance of y. Then what does it mean? It means that execution time of y is greater than execution time of x. यानी कि x जो है, x कम टाइम ले रहा है as compared to y. Okay, so this is the main relation between the performance and the execution time. Now, अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में इस एग्जीक्यूशन टाइम को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? So all the computers are governed by a clock. That is a discrete time signal. This is called a clock that determines when event take place in the hardware. कि मेरा इवेंट कब शुरू होना है, कब खत्म होना है, कब एंड होना है, कब स्टार्ट होना है, वो सब कौन डिटरमाइन करता है? क्लॉक डिटरमाइन करता है. और इस क्लॉक को बेसिकली दीज आर द डिस्क्रीट टाइम इंटरवल्स, जैसे कि मैंने बोला, दीज आर कॉल्ड बेसिकली क्लॉक साइकिल्स. और आपके एक कंप्यूटर का एक रेट डिफाइन होता है, दैट इज 3.2 गीगाहर्ट्ज और 4 गीगाहर्ट्ज या सपोर्टेड अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज. तो दैट इज व्हाट? दैट इज नथिंग बट कॉल्ड क्लॉक स्पीड और क्लॉक रेट. कि बेसिकली इस क्लॉक की स्पीड क्या है. अगर हम उसे इन्वर्स कर देते हैं तो वी गेट अ क्लॉक पीरियड. For an example, if I say that is a 2 gigahertz is the clock speed, 2 gigahertz. तो 2 gigahertz को अगर आप इन्वर्स करेंगे तो गीगा की पावर होती है 2 into 10 to the power 9. तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 0.5 into 10 to the power minus 9. 10 to the power minus 9. That means कि 0.5 नैनो सेकेंड के अंदर आपका एक टास्क जो है, वो एक साइकिल जो है कंप्लीट हो गई है. दैट इज द स्पीड ऑफ योर सिस्टम. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो मुझे याद रखना है कि परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन टाइम में क्या रिलेशन है. वी वांट टू कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम. जितना कम होगा उतनी परफॉर्मेंस बेटर होगी. और एग्जीक्यूशन टाइम को कैलकुलेट किस तरह से करूंगा? कंप्यूटर पे डिपेंडेंसी होती है क्लॉक की. So अगर मैं कैलकुलेट कर लूं, if I want to calculate the execution time for a program, so that will depends on number of cycles required for a particular program multiply by एक clock cycle का क्या टाइम है. That is the time interval of your clock cycle. अगर हमें टाइम के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला नहीं जाना, हमने भी पढ़ा टाइम इज इक्वल टू होता है 1/f, दैट इज द फ्रीक्वेंसी. तो आप यहाँ पे टाइम को अगर अपॉन में लिख देंगे तो ये बन जाएगा क्लॉक रेट. एंड द फॉर्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज CPU execution time is equal to total clock cycles for a program divided by a clock rate. Okay,
नाउ अब अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो प्रोग्राम बेसिकली किससे मिलकर बना होता है? प्रोग्राम मिलकर बना होता है इंस्ट्रक्शन से। देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्शंस इन योर प्रोग्राम। तो अगर हम टोटल साइकिल्स कैलकुलेट करनी है तो हाउ कैन आई कैलकुलेट द टोटल साइकिल्स? इफ आई नो हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस फॉर अ प्रोग्राम, मल्टीप्लाई, इसको हम कर देंगे, इंस्ट्रक्शन को मल्टीप्लाई किससे करते हैं? एवरेज क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन, कि एक क्लॉक साइकिल्स को कितनी एवरेज क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड है एक इंस्ट्रक्शन को। तो अगर हम इस चीज को प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा टोटल क्लॉक साइकिल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम। Okay, so this is called average clock cycles per instruction, that is nothing but called CPI, कि clock per instruction कितना। Okay, so अगर अब इस वैल्यू को इंस्ट्रक्शन पार्ट को उठा के आप यहाँ पे प्लेस कर दें तो बेसिकली आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ प्रोग्राम इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन काउंट्स, दैट इज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द एवरेज क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन एंड देन क्लॉक साइकिल टाइम। एक क्लॉक साइकिल का क्या टाइम, या टाइम के फॉर्मूले में चाहिए या क्लॉक रेट के फॉर्मूले में चाहिए, तो यू कैन सिंपली रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द स्पीड ऑफ द सिस्टम इज गिवन इन मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, so that is basically called clock rate. So my this formula CPU time is equal to instruction count multiplied by CPI divided by the clock rate is the mean time. We need how many instructions are there, then multiply each instruction average clock cycles, then divide by clock rate, we get the execution time. तो चलिए इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। So let us take this example. This says a compiler design is trying to decide between two code sequence for a particular computer. The hardware designer have supplied the following fact. क्या फैक्ट है? For a particular high-level language statement, the compiler writer is considering two code sequence that require the following instruction count. यहाँ पे आपके पास एक मशीन है जिसमें दो कोड सीक्वेंस लगाए गए हैं कंपाइलर डिजाइनर के थ्रू, और C1 जो कोड सीक्वेंस है उसमें तीन टाइप की इंस्ट्रक्शन यूज होती है, A, B and C। तो A टाइप कितनी यूज हो रही है? 2, B टाइप कितनी यूज हो रही है? 1, C टाइप कितनी यूज हो रही है? 2। सिमिलरली अगर कोड सीक्वेंस C2 की बात करेंगे तो A टाइप कितनी इंस्ट्रक्शन यूज हुई है? 4, B टाइप कितनी इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है? 1, C टाइप कितनी इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है? 1। Now it is also given that for each instruction class what is the average clock per instruction. Like for A instruction we have given one clock cycle per instruction. B type instruction take 2 clock cycles per instruction. C type instruction take on an average 3 clock pulse. Okay, 3 clock cycles. So this is the given data in the question. Now, so what we have to calculate? We have to calculate which code sequence execute the most instruction, which will be the faster, and what is the CPI for each sequence. Means CPI means what? Clock cycles per instruction for each sequence. अब मुझे सीक्वेंस के लिए CPI कैलकुलेट करना है, तो CPI सीक्वेंस के लिए मैं कैलकुलेट करूंगा जिसमें ऑटोमेटिकली ये जो दो पार्ट आपके पूछेंगे शायद में इनका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज माय गिवन डेटा जो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। नाउ फॉर कोड C1, अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 के लिए मुझे कैलकुलेट करना है CPI। नाउ CPI क्या होता है? CPI के लिए मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉरी टोटल क्लॉक साइकिल्स डिवाइड बाय टोटल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, टोटल क्लॉक साइकिल्स फॉर अ पर्टिकुलर कोड सीक्वेंस मल्टीप्लाई बाय टोटल इंस्ट्रक्शन, वी गेट द क्लॉक साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सो फॉर कोड C1 फर्स्टली वी कैलकुलेट टोटल साइकिल्स। तो टोटल साइकिल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? नाउ अगर आप C1 को देखेंगे तो C1 2 A टाइप इंस्ट्रक्शन लेता है। नाउ फॉर A टाइप व्हाट इज द CPI? 1। ठीक है, सो अगर हम टोटल साइकिल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देन B टाइप कितनी इंस्ट्रक्शन यूज होती है? 1। So 1 multiply, अब इसका CPI कितना है? बेसिकली 2, तो 1 multiply by 2, then 2 multiply by 3, तो 2 multiply by 3 is equal to 10. So this is the total clock cycles for a code sequence C1. Understand कि इसमें A टाइप यूज हो रहा है, B टाइप यूज हो रहा है, C टाइप यूज हो रहा है, बट A टाइप की कितनी इंस्ट्रक्शन यूज हो रही है? 2। तो 2 इंस्ट्रक्शन को अगर हमने उसके एवरेज CPI से मल्टीप्लाई किया तो बेसिकली कितनी क्लॉक रिक्वायर्ड हो गई? 2 multiply by 1 is equal to 2 क्लॉक। तो बेसिकली अगर मैं A की बात करूं तो यहाँ पे A के लिए 2 क्लॉक साइकिल्स रिक्वायर्ड हो गई, B के लिए आपकी रिक्वायर्ड हो गई सिमिलरली 2 क्लॉक साइकिल्स, और C के लिए कितनी रिक्वायर्ड हो गई? सो 2 into 3 that is 6 क्लॉक साइकिल्स। तो हाउ मेनी टोटल क्लॉक साइकिल्स वी हैव? 10 क्लॉक साइकिल्स वी हैव।
So this is 10 clock cycles for a code sequence C1. Now, after that, what we can calculate? We can calculate what are the total number of instructions executed by code sequence C1. तो अगर हम total instruction count करें तो total instruction यहाँ कितनी है? 2 plus 1 plus 2. That means 2 plus 1 plus 2 is equal to 5. So we get total instruction. Now, what we have to calculate? We have to calculate CPI. So CPI is what? Total cycles divided by the total instruction. Now what we have total cycles, that is 10 divided by how many instructions we have in code sequence C1? 5. So this becomes 10 by 5 is equal to 2. So CPI for code sequence C1 is equal to 2. Similarly, we can calculate the CPI for code sequence C2. Now similarly calculate C2 के लिए करते हैं. तो C2 के लिए जब हम जाएंगे तो C2 के लिए करेंगे what are the total number of clock cycles. So now A type instruction are 4 multiplied by 1 plus, so 4 multiplied by 1 is equal to 4, then 1 multiplied by 2 is equal to 2, and then 1 multiplied by 3 is equal to 3. So how many total required? That is 9. Okay, so 4 into 1 plus 1 into 2 plus 1 into 3, that gives me the total 9 cycles for code sequence C2. Similarly, the next part is total instruction. So total instruction is what? 4 plus 1 plus 1, that is equal to 6. तो C2 कोड सीक्वेंस में 6 इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं और टोटल साइकिल यूज हो रही है 9. तो व्हाट इज द CPI? CPI is total cycle divided by the total instruction. So total cycles है हमारे पास 9 divided by the 6 is equal to 1.5 is the CPI for code C2. Okay, so हमने दोनों कोड के लिए CPI कैलकुलेट कर लिया. So what we get? We have total cycles. तो CPI for code C1 and CPI for code C2. Now, अब हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सबसे पहला था which code sequence execute the most instruction. तो कौन सा कोड सीक्वेंस सबसे ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है? नाउ यू कैन सी, अगर C1 की बात करूं तो 5 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, C2 की बात करूं तो 6 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, या 6. तो which code sequence execute the most instruction? Right, that is nothing but C2. Okay, now which will be the faster? अब फास्टर कैसे पता करेंगे? जैसे कि हमने पढ़ा फास्टर कौन होगा? जो कि एग्जीक्यूशन टाइम कम लेता है. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट एग्जीक्यूशन टाइम? एग्जीक्यूशन टाइम का फॉर्मूला डिपेंड करता है हाउ मेनी साइकिल्स मल्टीप्लाई बाय क्लॉक साइकिल टाइम. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दोनों ही कोड सीक्वेंस सिंगल हार्डवेयर पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी हार्डवेयर मेरा चेंज नहीं हो रहा. दैट मींस क्लॉक साइकिल टाइम दोनों के लिए सेम है, तो मैं इसे एक बार को नेग्लेक्ट कर सकता हूं. तो यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल क्लॉक साइकिल्स पे. एग्जीक्यूशन टाइम किस पे डिपेंड करेगा? क्लॉक साइकिल पे. तो किसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा? जो कम क्लॉक साइकिल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है. जो कम क्लॉक साइकिल्स को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा. तो अब यहाँ पे कम साइकिल्स कौन कर रहा है? अगर हम C1 की बात करें तो 10 क्लॉक साइकिल्स हैं, C2 की बात करें 9 क्लॉक साइकिल्स हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय, अगर सपोज मैं इस क्लॉक साइकिल टाइम को 1 मान लेता हूँ, लेट इट बी, तो इट बिकम्स 10, और 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इट बिकम्स 9. So for C2 we required only 9 and for C1 we required 10. So which one is faster? Now you can simply say that C2 will be faster because it will execute the same program in less time. Okay. Now the third one is what is the CPI for each sequence? तो CPI हमने कैलकुलेट कर लिया है, that is 1 for 2 and C2 for 1.5. So these are the 3 questions based on the problem जो हमने करने थे. What is the code sequence execute the most instruction? Which will the faster? And what is the CPI for each sequence? होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, बट उससे पहले एक और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस असेसमेंट पैरामीटर है उसकी बात कर लेते हैं. दैट इज MIPS रेट. MIPS क्या है? MIPS इज अ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड. MIPS बताता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कितने देर में, कितने टाइम पीरियड में एग्जीक्यूट करता है. So what is the formula becomes? MIPS is equal to instruction count divided by the execution time multiplied by 10 to the power 6. Now जो हमने प्रीवियस किया एग्जीक्यूशन टाइम हमने कैलकुलेट किया था, दैट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय CPI डिवाइड बाय क्लॉक रेट. तो अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो इंस्ट्रक्शन काउंट से इंस्ट्रक्शन काउंट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड योर MIPS सिंपली बिकम्स क्लॉक रेट डिवाइडेड बाय CPI इनटू 10 टू द पावर 6. जो फॉर्मूला मैं अपने आगे न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे उनमें यूज करेंगे. ठीक है. So this is the diagonal formula, clock rate divided by the CPI multiplied by 10 to the power 6. So let's start a numerical. So we have a question. Consider two different machines with two different instruction sets.
both of which have a clock rate of 200 megahertz. Now see, we have two different machines and both have a clock rate of 200 megahertz. So this is your clock rate, important thing. Now the following measurements are recorded on the two machines. These are the measurement. This is the instruction type for machine A. This is for machine B. कौन सी instruction कितने type की है? Arithmetic logic instruction है. और हर एक instruction के लिए कितनी cycles per instruction use हो रही है वो भी आपको given. Now we have to calculate the effective CPI, MIPS and the execution time for each machine. So let's start from machine A. Now this is the solution part. हमने यहाँ पे टेबल कंस्ट्रक्ट करी है फ्रॉम द गिवन डेटा. ये हमारे पास गिवन डेटा है तो ये मैंने यहाँ पे एज इट इज लिया है. दैट इज इंस्ट्रक्शन टाइप, दैट इज फॉर मशीन ए. अरिथमेटिक लॉजिक कितनी है? 8. हाउ मेनी साइकिल्स पर इंस्ट्रक्शन? 1. सो आई कैन कैलकुलेट व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स इन अरिथमेटिक एंड लॉजिक टाइप इंस्ट्रक्शन. दैट मींस अगर यहाँ पे 8 इंस्ट्रक्शन है जो कि अरिथमेटिक और लॉजिक टाइप कैटेगरी में आते हैं और हर एक इंस्ट्रक्शन 1 क्लॉक साइकिल लेती है पर on an average, so how many total cycles in this arithmetic and logic group? That is 8. Similarly, we can calculate for load and store group. 4 instruction count are there, 3 cycles per instruction, so there is a 12 total cycles in your instruction load and store. Similarly, branch type, we have 2 instruction count as per the question. 4 cycles per instruction on an average लगता है तो हमारे पास कितनी cycles हो गए? 8. And similarly, other instruction types are 4. 3 एवरेज क्लॉक साइकिल्स यहाँ पे लगती हैं तो कितना हो गया? 12 साइकिल्स पर 12 total cycles in this other type of instruction. So I can total these total number of cycles. So how many cycles we get? We get 40. So मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले CPI. अब CPI क्या होता है? CPI होता है total cycles divided by the total instruction. Because due to this formula we have to calculate first of all total cycles. तो हमने यहाँ पे पहले total cycle calculate कर लिया कि अरिथमेटिक के लिए कितनी साइकिल यूज हुई, लोड एंड स्टोर के लिए, ब्रांच के लिए, अदर के लिए, and then we got the total 40. And how many instructions are there? Our total instruction is 18. Total instructions are 18. So our CPI becomes 40 divided by the 18 is equal to 2.2. Next, in this question we have to calculate the MIPS. So MIPS का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, that is equal to clock rate divided by the CPI multiplied by 10 to the power 6. तो यहाँ पे clock rate हमारा कितना है? That is given in the question 200 megahertz. 200 megahertz, that is mega is equal to 10 to the power 6. Then CPI जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया multiplied by 10 to the power 6. तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे we get 90 millions of instructions per second. मतलब 90 millions instruction हमारा सिस्टम एग्जीक्यूट कर सकता है विद इन अ सेकेंड. इसका मतलब ये होता है. Then third time is your execution time. Now what is the formula for execution time? Execution time said total cycles multiplied by cycle time is equal to, अब cycle time आपको given नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं divided by cycle rate. So total cycle divided by the cycle rate. Now what are the total cycles? We have 40 total cycles. And what is the cycle rate? तो cycle rate हमारे पास है 200 megahertz. तो divide by 200 megahertz आपने किया and this is the solution. So 0.2 into 10 to the power minus 6 second, that is the execution time. Okay, so I think आप लोगों को कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी क्वेश्चंस कैसे करने हैं. So let us take another example to more understand thing. अभी तो हमने इसी सॉल्यूशन में केवल मशीन A के लिए किया है. अभी इसी क्वेश्चन में हमें किसके लिए करना था? इसी क्वेश्चन को हमें मशीन B के लिए करना है. So let us take for machine B. Now this is the data from the question machine B. That arithmetic and logic, 10 instruction count, cycle per instruction 1. So how many total cycles? 10. Similarly, we can calculate load and store. Total cycle 16. Branch 2 into 4 8. Others 4 into 3 12. So what are the total number of cycles? 46. So firstly we calculate CPI. So machine B CPI is equal to total cycles 46 divided by total number of instruction 24. So CPI is 1.92. Then MIPS. MIPS is equal to clock rate divided by CPI into 10 to the power 6. So clock rate हमारे पास है 200 into 10 to the power 6 divided by CPI multiplied by 10 to the power 6, 104 approximately. And the last one is the execution time. Execution time is total cycles multiplied by cycle rate divided by the cycle rate या multiplied by cycle time. तो जनरली मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला यूज होता है. तो total cycles that is 46 divided by the rate that is 200 into 10 to the power 6 because it is in megahertz. तो आपका कन्वर्ट होकर आंसर आएगा 0.23 into 10 to the power minus 6 second. Okay, so this is the way how you can solve the problem for calculating the CPI and performance
CPI and execution time of MIPS. Okay, let us take another example. Problem number 3. A benchmark program is run on a 40 megahertz processor. So now this is a clock rate 40 megahertz. This is a given clock rate. The executed program consists of 1 lakh of instructions execution. The total instructions are 1 lakh. With the following instruction mix. Now this is the instruction mix. कि integer arithmetic type they are 45,000 in count और एक साइकिल लगती है पर इंस्ट्रक्शन के लिए. So how many total cycles become? 45,000 multiplied by 1 is equal to 45,000 cycle. 45,000 cycle in this instruction type category. Okay, so we have to again determine the effective CPI, MIPS and execution time. So firstly, जैसा कि हमने लास्ट एग्जांपल में भी किया था, मैंने यहाँ पे फिर से सेम टेबल कंस्ट्रक्ट किया कि टोटल साइकिल्स को कैलकुलेट करने के लिए. So instruction arithmetic 45,000 cycle per instruction 1 है, तो how many total cycles are 45,000. Similarly, data transfer 32,000 multiplied by 2 64,000 cycles. Floating point 30,000 cycle and control transfer group that is 8,000 instruction count multiplied by 2 cycles per instruction we got 16,000. So what is the total number of cycles? That is 155,000. So firstly we have to calculate CPI. So CPI is what? Total cycles divided by the total instruction. So we have total cycles, this one divided by total instruction is equal to 1.55 is my CPI. Next is the MIPS. तो MIPS के लिए था हमारा clock rate divided by CPI into 10 to the power 6. Now what is the clock rate? Remember in the question 40 megahertz. So this is 40 into 10 to the power 6. That is called 40 megahertz. 40 into 10 to the power 6 divided by CPI multiplied by 10 to the power 6. You get the value 25.8 millions of instructions per second. Then the third one is the execution time. Execution time is total cycle multiplied by cycle time. That is total cycle divided by the cycle rate is equal to total cycles हमने निकालनी है, कैलकुलेट करना है. That is 155,000 divided by this is the rate is equal to this is the time. So this is the execution time for this particular instruction machine for this particular system. Okay. Let us take another problem that is basically based on your percentage part. A new microprocessor was designed and tested for performance. This microprocessor requires 248 machine cycles to perform various operations. Now 45% of its instruction take 2 machine cycle, 40% take 4 machine cycle and 15% take 8 machine cycle. So अगर मैं इस डेटा को यूज करके यहाँ पे एक टेबल कंस्ट्रक्ट करूँ जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं, तो व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन टाइप? इंस्ट्रक्शन कैटेगरी इज 45%. It will take 2 machine cycle. So how many total cycle? 45 multiplied by 2 that means 90%. 90 clock cycles. But अब यहाँ पे क्योंकि percentage given है, so in table we have taken 0.5 multiplied by 2 is equal to 0.5. Correct? 0.5 multiplied by 2 is equal to 0.5. Similarly, the next one is given 40% take 4 clock cycles. तो हमने ले लिया 0.4 multiplied by 4 is equal to 1.6. Similarly, 15% take 8 machine cycle. So 0.15 multiplied by 8 is equal to 1.2, and this total gives me total cycle, and this total gives me instruction count that is 100% or 1. Okay, so we got the total cycles. Now we ask compute the average CPI for the processor. So what is the average CPI? So CPI calculate करना है, तो CPI is equal to total cycle divided by the total instruction. So we have total cycle 3.7 divided by 1 we get 3.7 is my CPI. Now in the second part, what is the clock frequency required for the microprocessor to be a 500 MIPS processor? Now अब की बार हमें दिया गया MIPS रेटिंग और अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए इस MIPS प्रोसेसर को इस MIPS रेटिंग को ऑब्टेन करने के लिए. सो व्हाट इज आवर फार्मूला? वी सेड MIPS इज इक्वल टू होता है क्लॉक रेट डिवाइडेड बाय द CPI मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. तो यहाँ से अगर मुझे क्लॉक रेट कैलकुलेट करना है तो क्लॉक रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्लॉक रेट इज इक्वल हो जाएगा MIPS मल्टीप्लाई बाय CPI मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6. Now we have MIPS rating in the given question 500. We calculated CPI and 10 to the power 6 is a constant. So जब multiply कर लेंगे, we got the clock rate 1850 megahertz. इसका मतलब क्या है? 1850 into 10 to the power 6 megahertz. तब हम लिखेंगे hertz. अगर आप 10 to the power 6 लिख रहे हैं, but 10 to the power 6 become mega. आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 into 10 to the power 9
ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 1.8 गीगाहर्ट्ज, बिकॉज 10 to the power 9 becomes giga. Okay, so in this way you can try the questions for CPI, for calculating the CPI and max. तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि परफॉर्मेंस असेसमेंट पैरामीटर्स कौन कौन से हैं और हम किस तरह से परफॉर्मेंस को असेस करते हैं यूजिंग सीपीआई, मिप्स एंड व्हाट इज द एग्जीक्यूशन टाइम. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए. जो भी आपको कोई प्रॉब्लम लगता है आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल आंसर योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड इफ यू वांट द नेक्स्ट वीडियोस, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे और वीडियो, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टॉपिक मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो आगे बना दूंगा. चलिए, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू.